लिए एक नया चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पुट द चैप्टर नेम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। आज फिर हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि फोर्स होता क्या है। सिंपली बेटा, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है और इसके अगर हम पोजीशन में चेंज करना होगा तो कुछ एक्सटर्नल काज करना होगा या एफर्ट लगाना होगा, ठीक है ना। यानी इसको अगर डिस्प्लेस करना है हमको तो इस पर क्या करना होगा, कुछ एफर्ट लगाना होगा इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। क्लियर? अगर कोई कागज है या सपोज दैट ये की है और इसको हमको बेंड करना है, यानी इसकी शेप में चेंज करना है, तब भी हम इसमें क्या करना है, कुछ एफर्ट अप्लाई करना है, यानी इसको शेप को चेंज करने में। तो उसी पुश और पुल को या उसी एफर्ट को जो क्या करे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे या इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए टेंड करे या प्रयास करे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। सिंपली द एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ motion or tends to change the position of an object is known as what? Force. Clear? Yeah, the effort of push or pull or change in the shape of an object is known as what? Force. Clear हो गया? तो force की definition लिखते हैं। Firstly, the effort needed to push or pull or change the shape of a body is known as force। ठीक है ना बेटा? The effort needed to push or pull or change the shape of a body is known as what? Force। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट की पोजीशन है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कि सपोज दैट ये डस्टर है रखा हुआ और इसको हमको पुश करें तो ये क्या हो जाएगा, मूव करेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है? तो देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहला ये है, फोर्स कैन कॉज मोशन। फोर्स कैन कॉज मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन का कारण क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसको ये क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट अगर बेटा मूविंग पोजीशन में, उसको ये रेस्ट में ला सकता है। सेकेंड इज फोर्स कैन स्टॉप and a moving object
डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सपोज दैट हम एक थप्पड़ लगाते डायरेक्शन क्या हो जाती है, फेस की चेंज हो जाती है। दैट्स एग्जांपल नहीं है ये। सिंपली बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सपोज दैट बॉल आ रही है और उसमें हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं, तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट शेप में चेंज कर सकता है। सपोज दैट बॉल है और उसको पुश करोगे, किक करोगे तो क्या हो जाता है, पचक जाता है ना। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। मारने वक्त क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो क्या होगा, शेप में चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इतना बकवास नहीं मारेंगे। फिलहाल के लिए बॉल है, उसको किक करें हम, प्रेस करें तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, शेप में चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तो 9th में जो आपको पढ़ना है फोर्सेस के टाइप्स, वो 2 टाइप के पढ़ना है। आगे चल के और भी फोर्सेस हमें पढ़ना है, बट यहाँ पर आपको केवल 2 टाइप के फोर्सेस पढ़ना है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। हम आगे लिखेंगे फोर्स, कोई हेडिंग नहीं रहेगा, उसी के नीचे ही हम कंटिन्यू करेंगे। फोर्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होगा बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज, फोर्स की जगह पर फोर्सेस लिख लीजिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि यहाँ जो बात होगी वो एक फोर्स की बात नहीं होगी, वो डिफरेंट, मतलब बहुत सारे एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, उनकी बात होगी। 2 टाइप से इनको कैटेगराइज किया गया आपकी क्लास में। पहला है बैलेंस्ड फोर्स। सिंपल सी बात है बेटा कि ऐसे फोर्सेस, ठीक है, जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हो, लग रहे हो, और उनका जो रिजल्टेंट हो वो 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल कि ये डस्टर है, एक तरफ से मैं इस फोर्स से प्रेस कर रहा हूँ, दूसरा इस टाइप से फोर्स प्रेस कर रहा हूँ, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं है, और वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दैट इज 0। क्लियर। बात करें अगर हम वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी अप्लाई कर रहा है कि नहीं, वॉल हमारी तरफ अगर नहीं अप्लाई कर रहा होता तो ये वॉल क्या हो जाती, गिर सकती थी ना। तो एक ऐसा फोर्स हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस ना हो, पोजीशन सेम रहे, उस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। तो पुट द फर्स्ट हेडिंग
बैलेंस्ड फोर्स, और इसके अंतर्गत लिख लीजिए इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग at a point simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय यानी एक साथ। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट simultaneously is zero, then forces are known as balanced force। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगर टग एंड वॉर की बात करें। टग एंड वॉर रस्साकशी आप लोग खेलते हैं अक्सर, एक टीम इधर होती है और एक टीम इधर होती है, और दोनों तरफ वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। अब बेटा बात होती है मिडिल पोजीशन की। अगर मिडिल पोजीशन से दोनों तरफ कोई मूवमेंट नहीं है यानी रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, मतलब दोनों तरफ का फोर्स क्या है, इक्वल है, तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। बट बैलेंस नहीं होता, एक तरफ तो उसको जाना ही जाना, और जिधर जाता वो क्या होता है, विनर होता है। और सिचुएशन में कैसा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो इसको अगर हम बैलेंस फोर्स के डायग्राम से बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, और एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2। तो इस सिचुएशन में बैलेंस है तो F1 किसके बराबर होगा, F2 के, क्योंकि कोई पोजीशन मतलब कोई चेंज नहीं है पोजीशन में, इसलिए कैसा हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अनबैलेंस फोर्स, और हम इसी में मॉडिफाई कर देंगे। डाउन कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अनबैलेंस्ड force if the resultant of forces acting at a point simultaneously is not zero, then the forces are known as unbalanced forces। अगर यहाँ पर हम डायग्राम की बात करें तो ये कंडीशन हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, यानी यहाँ पर F1 मान ले ग्रेटर है F2 से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ मोशन से, और उससे पहले गैलीलियो का लॉ था। गैलीलियो का लॉ ये है कि जैसे सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, बॉल है, और इसमें डाला जाता है बॉल को, तो बॉल इधर जाता है और उसके बाद फिर इधर आता है और ये स्विंग करता रहता है। गैलीलियो ने ये बताया कि अगर इस पर रेजिस्टिव फोर्स ना होता, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता, एब्सेंट होता,
तो इस कंडीशन में ये बॉल हमेशा क्या करती, स्विंग करती रहती। दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज दैट तुम्हारा पेंडुलम है, वॉच में जो लगा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पेंडुलम ऑलवेज क्या करता रहता है, स्विंग करता रहता है, बट इनफाइनाइट तक में स्विंग नहीं करता है। वो एक समय ऐसा आता है कि वो रुक जाता है। बट गैलीलियो ने ये बताया कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना होता, एयर वगैरह की वजह से ही वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऑब्वियसली हवा वगैरह चलती है तो क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता, एयर नहीं होती, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि पेंडुलम मूव करता तो उसके ऊपर क्या लगता है, जो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है जिस पर वो सधा होता है, वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली क्या करता, चलता रहता, जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। समझ में आई बात? तो उन्होंने यही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में, या मोशन में तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। आगे हम इसके अलावा और चीजें पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले जो व्यू दिया था इनर्शिया से रिलेटेड वो गैलीलियो ने ही दिया था। फिर गैलीलियो के से बड़े एक लोग आ गए, आप लोगों की किस्मत खराब थी इसलिए न्यूटन उत्पन्न हुए, और न्यूटन दादा ने 3 लॉज दिए रिलेटेड टू मोशन, और उन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, गैलीलियो को। तो गैलीलियो हेडिंग डाल लीजिए, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें लिख लीजिए, when no unbalanced force acts on a body, when no unbalanced force acts on a body, it stays at rest, it stays at rest or moves in a straight line, with constant speed। एक बार रिकॉल करिए, फिर मैं फिर से समझाता हूं। गैलीलियो ने यह बताया कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में ही रहेगा या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये क्या मूव करेगी, नहीं मूव करेगी भाई, ऑब्वियसली रखा रहेगा ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या ये अपने मन से चलने लगेगा क्या? इतना तो समझदार नहीं है कि भाई हमने बोल दिया चल यहाँ से तो चल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it stays at rest or moves in a straight line with a constant speed। ठीक है, तो इसको नोट
कर लीजिए फर्स्टली, फिर मैं बात करता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पुट द हेडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा जो न्यूटन का नाम था वो पूरा नाम था सर इज़ाक न्यूटन, और काश ऐसा होता कि उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, और डिस्कवरी ऐसे की थी कि वो एक बार घूम रहे थे बाग में और एक एप्पल सेब उनके सर पर गिरा, और सर पर गिरा तो उनकी बुद्धि खुल गई, उनके दिमाग आ गया, ज्ञान मिल गया। जैसे बुद्ध को पीपल के वृक्ष के बरगद के वृक्ष के नीचे मिला था, उसी टाइप से सेब के वृक्ष के नीचे मिला ज्ञान। तो जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि क्यों गिरा, हमारे ऊपर ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं भाग गया। तो उन्होंने दिमाग आ गया और ग्रेविटी की खोज की थी उन्होंने, और वहीं से लॉज ऑफ मोशन वगैरह की बात करी थी। बट काश ऐसा होता कि पेड़ ना गिरता, सॉरी मतलब एप्पल ना गिरता, पेड़ ही गिर जाता उनके ऊपर, तो आप लोगों को लॉज नहीं पढ़ने पड़ते, फिजिक्स बहुत इजी होती। आई होप सो। बट आप लोगों को ये पढ़ना है, और न्यूटन का जो लॉज हैं वो बहुत एप्लीकेबल हैं। किसी भी सेक्टर में चले जाइए तो ये इतने यूनिवर्सल हैं, इतने ट्रुथ हैं कि हर जगह क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं लॉज, ठीक है ना। और ढेर सारे लॉज दिए हैं, बट ये 3 जो है बेसिक लॉज हैं रिलेटेड टू मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी पर्सन होता है पूछ लेता है लॉज ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताइए, सेकंड लॉ बताइए, थर्ड लॉ बताइए। तो आप लोगों को भी अच्छे से इसको रीड करना है, अच्छे से समझना है, और समझने के साथ साथ उनको अपने डेली लाइफ में उसका एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो 3 बेसिक लॉज दिए रिलेटेड टू मोशन इन 1686 में, ठीक है। फिर और उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1686 सर, इनका जो फुल नेम था सर इज़ाक न्यूटन था, सर इज़ाक न्यूटन gave 3 basic laws related to motion, which are known as Newton's law of motion, ठीक है ना बेटा। किस सन में दिया, 1686, 1686 ईस्वी में उन्होंने 3 लॉज दिए रिलेटेड टू मोशन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और हम फर्स्ट लॉ की आज बात करेंगे, और इतना ही आप लोग रिकॉल करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड एंड थर्ड लॉ की बात करूंगा, ठीक है। तो पुट द फर्स्ट हेडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बिल्कुल गैलीलियो की तरह है।
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो। क्लियर है बात? एनी ऑब्जेक्ट which is at rest or in motion or uniform motion in a straight line, then it will remains until or unless any external force compelled on it। ठीक है ना? यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रहा हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लेते हैं इसको। अ बॉडी continues to be its state of rest or state of uniform motion, in a straight line, uniform motion in a straight line, unless it is compelled by some external applied force, some external force to change the state of that object। ठीक है ना? यानी फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, a body continues to be its state of rest और state of uniform motion। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में रहेगी, या तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कंपेल ना किया गया हो या लगाया ना गया हो। समझ में आ गई बात? तो जैसे हमारा गैलीलियो लॉ था, गैलीलियो लॉ भी यही था कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में बनी रहेगी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया की। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वही इनर्शिया को डिफाइन करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें F=ma फॉर्मूला पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका भी रिवीजन अच्छे से करिएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर के लॉ मोशन चैप्टर है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करिएगा आप लोग, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। रीजन है वो क्लास 11th में भी पढ़ना और हायर क्लासेस में बहुत यूजफुल है वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।